गुड इवनिंग क्लास। आज हम अकाउंटेंसी का लेसन नंबर 6 रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर और उसके साथ ही डेथ ऑफ अ पार्टनर चैप्टर स्टार्ट करेंगे। रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर और डेथ ऑफ अ पार्टनर की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के अंदर एक दो पॉइंट छोड़कर बाकी सारे जितने भी एडजस्टमेंट्स हैं, जितना भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है वो कॉमन है। डेथ को हम बाद में समझाएंगे। सबसे पहले रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर क्या चीज़ है, कैसा इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किया जाता है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो जब आप रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर समझ जाएंगे तो ऑटोमेटिकली इसके बाद हम डेथ ऑफ अ पार्टनर को लेंगे। रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, अगेन इट इज़ अ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ फर्म। मैंने आपको पहली क्लास में ही बताया था कि जब भी किसी पार्टनरशिप फर्म के अंदर बदलाव आता है ड्यू टू एडमिशन, ड्यू टू रिटायरमेंट, ड्यू टू डेथ ऑफ अ पार्टनर, उसे हम रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म कहते हैं। ठीक है, तो पार्टनरशिप फर्म के अंदर जब कोई पार्टनर रिटायर होता है या उसकी डेथ होती है, that is also a case of reconstitution. When a partner retire from the partnership, जब कोई पार्टनर फर्म से रिटायर होता है, means when a partner ceasing होता है डिसकंटिन्यू होना, ceasing to be a partner of the firm, यानी जब कोई पार्टनर उस पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर कंटिन्यू नहीं रहता है, उससे हट जाता है पार्टनरशिप से, तो उसे हम कहते हैं रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। ठीक है, तो आपका ये सारे 1 मार्क क्वेश्चंस बनते हैं, इसीलिए मैंने इसको अलग अलग पॉइंट्स में समझाया है। फिर 1 मार्क क्वेश्चन, अ पार्टनर में रिटायर फ्रॉम द फर्म, कब कोई पार्टनर फर्म से रिटायर हो पाता है। इसके अंदर 3 पॉइंट्स हैं। पहला, इफ देयर इज एन एग्रीमेंट, जब कोई पार्टनरशिप डीड पार्टनरशिप बनाते समय ही लिख दिया जाता है कि कौन पार्टनर किस समय कैसे रिटायर होगा, जब ये सारी चीजें एग्रीमेंट में या पार्टनरशिप डीड में लिख दी जाती हैं तो उसके हिसाब से पार्टनर रिटायर हो जाता है। दूसरा पॉइंट है, इफ ऑल द पार्टनर्स एग्री टू हिज रिटायरमेंट, सपोज एग्रीमेंट में नहीं लिखा है लेकिन एक पार्टनर है वो रिटायर होना चाहता है और बाकी सारे पार्टनर्स भी एग्री हो जाते हैं तो वो पार्टनर रिटायर हो सकता है। तीसरा पॉइंट है, इफ द पार्टनरशिप इज एट विल, आपने क्लास 11th में टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप पढ़ा था, पर्टिकुलर पार्टनरशिप, पार्टनरशिप एट विल, ये सारी पढ़ी थी ना। उनमें से एक टाइप है पार्टनरशिप एट विल। विल होती है इच्छा। अगर कोई पार्टनरशिप एट विल की है तो कोई भी पार्टनर बाय गिविंग अ रिटन नोटिस टू द रिमेनिंग पार्टनर, तो जो पार्टनर रिटायर होना चाहता है तो वो सिंपली एक नोटिस देता है और वह एक नोटिस देकर पार्टनरशिप से रिटायर हो सकता है। लेकिन ये नोटिस केवल उसी सिचुएशन में एप्लीकेबल होगा जब किस तरह की पार्टनरशिप होगी, पार्टनरशिप एट विल। विल इज अ टाइप ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप एट विल। ठीक है, तो ये तीनों भी आपके 1 मार्क क्वेश्चन आएंगे क्योंकि अकॉर्डिंग टू न्यू जो पेपर का पैटर्न बना है उसमें आपका 50% 1 मार्क क्वेश्चंस आना है। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है, ध्यान रखनी है। ठीक है, इसके बाद आता है एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन, यानी जब रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा या रिटायरमेंट वाला, ओल्ड पार्टनर्स कम टू एन एंड, तो जो ओल्ड पार्टनर्स थे उनका पार्टनरशिप टूट जाएगा, यानी जो ओल्ड डीड ऑल्सो एंड। सपोज करो कि एक पार्टनरशिप फर्म में ए बी सी 3 पार्टनर थे, सी रिटायर हो रहा है तो सी की रिटायरमेंट से अब पहले वाला जो एग्रीमेंट था ए बी सी का वो कैंसिल होकर सी के जाने के बाद बचे हुए पार्टनर ए और बी अब उसी फर्म को आगे कंटिन्यू करेंगे विद न्यू एग्रीमेंट,
नए एग्रीमेंट के साथ। ठीक है, तो इसमें भी 1 मार्क क्वेश्चन बनता है। एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन, रिटायरमेंट के केस में, ओल्ड पार्टनरशिप कम्स टू एंड, पुरानी पार्टनरशिप खत्म हो जाती है। बिजनेस खत्म नहीं होता, पार्टनरशिप खत्म होती है। और जो पुराना लिखा हुआ डीड है, एग्रीमेंट है, वो भी एंड हो जाता है। एंड न्यू पार्टनरशिप अमंग द रिमेनिंग पार्टनर्स, रिमेनिंग और कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर्स, और फिर जो पार्टनर्स बच जाते हैं, जो बिजनेस को आगे ले जाना चाहते हैं, उन्हें हम रिमेनिंग या कंटिन्यू दे वांट टू कंटिन्यू द बिजनेस, कम्स इनटू एग्जिस्टेंस। तो वो नए पार्टनर उस बिजनेस को आगे ले जाते हैं, कंटिन्यू करते हैं विद न्यू पार्टनरशिप डीड रिक्वायर्ड, यानी उसके लिए फिर उन्हें एक नया एग्रीमेंट लिखना होता है नई टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ, जिसको कि वो फॉलो करते हुए आगे ले जाते हैं। ठीक है, ये सारी बातें हैं जो किससे रिलेटेड हैं, हमारी रिटायरमेंट चैप्टर से रिलेटेड है। अब आता है कि जब कोई पार्टनर रिटायर होता है, तो रिटायरमेंट के टाइम वो जब जाता है तो वह सारे अपने राइट्स की डिमांड करता है कि सपोज कीजिए आज 31 मार्च 2020 है, ABC रिटायरमेंट, ABC की पार्टनरशिप फर्म में सी कहता है मैं 31 मार्च 2020 को पार्टनरशिप छोड़ दूंगा। तो इस डेट तक मेरा जितना भी पैसा निकलता है, मेरा कैपिटल्स, मतलब कि आप रिकॉन्स्टिट्यूशन में जो भी मेरा अमाउंट निकलता है मेरे कैपिटल अकाउंट में डालकर बताइए और वो मुझे दे दीजिए। जब वो सब चीजें डिमांड करता है, अपने प्रॉफिट्स की, अपने कैपिटल्स की, सारे रिजर्व्स की, कहता है कि जो मैंने कमाया है इतने सालों में मैं वो उसका शेयर लेकर जाएगा। तो उसके साथ उसे ये भी ध्यान रखना है कि पिछली जितने भी उसके राइट्स हैं उसके साथ साथ उसकी कुछ लाइबिलिटीज भी हैं। तो हमारा अगला टॉपिक है लाइबिलिटी ऑफ अ, हमारा अगला टॉपिक है लाइबिलिटी ऑफ अ रिटायरिंग पार्टनर। जो पार्टनर रिटायर होता है उसकी क्या क्या लाइबिलिटी है, इसको हम 2 पार्ट्स में डिस्कस करेंगे बेटा। पहला पार्ट है लाइबिलिटी फॉर द एक्ट्स बिफोर द रिटायरमेंट, यानी उन चीजों की लाइबिलिटी जो उसकी रिटायरमेंट से पहले थी। सपोज आज 31 मार्च 2020 है और आज सी रिटायर होता है, तो 31 मार्च 2020 से पहले की जो लाइबिलिटी है उसके लिए वो कितना लायबल होगा। और इसके साथ ही दूसरा पॉइंट आता है लाइबिलिटी फॉर द एक्ट्स आफ्टर द रिटायरमेंट, यानी दूसरा वो कुछ चीजों के लिए अपनी रिटायरमेंट के बाद भी लायबल रहेगा। कुछ लायबिलिटी के लिए वो कब और कहां और कैसे, वो अभी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो लायबिलिटी ऑफ अ पार्टनर को हम एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट 2 पार्ट्स में डिस्कस करना है। पहला पार्ट है हमारा लायबिलिटी फॉर द एक्ट्स बिफोर द रिटायरमेंट, रिटायरमेंट से पहले के जो एक्ट्स हैं उनकी लायबिलिटी। एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट अ रिटायरिंग पार्टनर remains liable for all the acts of the firm. It means कि जो पार्टनर रिटायर हो रहा है फर्म में से, उसकी रिटायरमेंट की डेट से पहले जितने भी एक्ट्स थे, जितनी भी लाइबिलिटीज थी, उन सब में रिटायरिंग पार्टनर भी लाइबल होगा उसको पे करने के लिए। दोबारा से पढ़ते हैं। एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट अ रिटायरिंग पार्टनर, जो रिटायरिंग पार्टनर है, रिमेन लायबल फॉर ऑल द एक्ट्स ऑफ द फर्म अप टू द डेट ऑफ हिज रिटायरमेंट, अप टू द डेट ऑफ हिज रिटायरमेंट, अपनी जो रिटायरमेंट की डेट है उस तक जितने भी लायबिलिटीज हैं वो रिटायरिंग पार्टनर भी लायबल होगा। ये तो कॉमन सेंस की बात है, आप भी समझते हैं, लेकिन ये वाला पॉइंट थोड़ा आपको अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। लाइबिलिटी फॉर द एक्ट्स आफ्टर द रिटायरमेंट। अब देखिए 31 मार्च को सी रिटायर हो रहा है। अब जब वो रिटायर हो रहा है तो उसके बाद भी कोई लाइबिलिटी अगर जनरेट होती है तो उसके लिए भी वो लायबल होगा। ऐसा क्यों? पढ़ते हैं।
रिटायरमेंट के बाद भी रिटायरिंग पार्टनर लायबल होगा सारी लायबिलिटीज के लिए। उसका जितना शेयर बनेगा, सारी नहीं, अपना उसका जितनी भी लायबिलिटीज हुई हैं उसमें उसका जितना शेयर है, जब तक कि उसकी रिटायरमेंट का पब्लिक नोटिस नहीं दिया जाता अकॉर्डिंग टू सेक्शन 32 सब सेक्शन 3। इसका मतलब है जब किसी पार्टनरशिप फर्म में कोई पार्टनर रिटायर होता है तो उसकी रिटायरमेंट के टाइम इमीडिएटली एक पब्लिक नोटिस देना पड़ता है कि ये बंदा इस फर्म से जा रहा है। पब्लिक नोटिस अनाउंस होते हैं। आप कभी नेट पर अगर बैठे होंगे तो कंपनीज, बड़ी बड़ी कंपनीज में हायर लेवल पर कौन लोग ज्वाइन कर रहे हैं, कौन फर्म को छोड़कर जा रहे हैं, कंपनी छोड़ रहे हैं या फर्म्स छोड़ रहे हैं, इन सब का अनाउंसमेंट्स जो है वो होता रहता है और बताया जाता है, ताकि पब्लिक जो उससे डील करती है, जो लोग उस कंपनी या उस फर्म से डील करते हैं, उन्हें पता होना चाहिए कि इससे कौन लोग जुड़े हुए हैं और कौन नहीं। ठीक है, तो इसलिए अगर वो रिटायरिंग पार्टनर ने पब्लिक नोटिस दे दिया है उसी दिन, तो वो बाद वाली चीजों के लिए लायबल नहीं होगा। बट अगर उसने पब्लिक नोटिस नहीं दिया फर्म ने कि ये बंदा छोड़कर जा रहा है, तो जब तक नोटिस नहीं जाता, पब्लिक नोटिस न्यूज़पेपर में, एड, टीवी में, किसी भी तरह से दिया जा सकता है, तो जब तक नोटिस नहीं जाएगा तो रिटायरमेंट के बाद उस डेट तक, जब तक भी, चाहे 6 महीने, 4 महीने, साल, 2 साल, तब तक होने वाली सारी लायबिलिटीज में वो रिटायरिंग पार्टनर भी हिस्सेदार रहेगा। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा, इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब इसके बाद आता है, ये बस आपका थ्योरी पार्ट था इसके अंदर। अब नेक्स्ट आता है कि जब कोई पार्टनर रिटायर होगा तो उस समय क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना है। तो हमारा टॉपिक अगला क्या है, एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड ऑन रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, कि जब कोई पार्टनर रिटायर होगा तो क्या एडजस्टमेंट्स करनी है। सेम जो अभी तक हम करते आ रहे हैं बेटा, डिटरमाइनिंग न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालनी है और गेनिंग रेशियो। एडमिशन के चैप्टर में हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालते थे, इसमें गेनिंग क्यों भाई, जैसे बेटा ABC 3 पार्टनर थे, सपोज कीजिए इसको 3 रोटी खाने को मिलती थी, तो तीनों एक एक रोटी इक्वल पार्टनर थे, खा लेते थे। अब C, मैंने एरो बाहर बनाया है ना, आउटर, C इस फर्म को छोड़कर जा रहा है। C का शेयर कितना है, 1/3। जब C फर्म छोड़ के चला जाएगा तो इस फर्म के अंदर अभी भी 3 रोटी हैं। अब ये चला गया तो बाकी इसको हटा देंगे तो 1:1 बच गया, यानी इक्वल पार्टनर है। अब इस 3 रोटी को A और B अगर बराबर बांटे तो 1.5 आएगा, 1.5 एंड 1.5। इट मीन्स पहले वो 1 खाते थे, अब 1.5 खा रहे हैं, तो आधी रोटी उन्हें एक्स्ट्रा मिल रही है, हाफ शेयर एक्स्ट्रा मिल रहा है, तो इसका मतलब ये गेन कर रहे हैं। ठीक है, तो कभी कभी कोई गेन, सपोज C जाते समय अपना सारा शेयर A को दे जाएगा तो केवल A को गेन होगा, B को नहीं होगा। तो अलग अलग क्वेश्चंस हैं, अलग अलग सिचुएशंस हैं। जब हम प्रैक्टिस करेंगे इस टॉपिक की तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो इसके लिए हमें कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी होगी। सेकंड आता है वैल्यूएशन एंड एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। वैल्यूएशन वही मेथड है, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन मेथड, जो आप हर चैप्टर में करते आ रहे हैं। एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल, इसमें गुडविल की एंट्री कैसे की जाती है वो सिखाना है। जैसे चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में एक गुडविल की एंट्री है, गेनिंग पार्टनर्स टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, लेकिन एडमिशन में गुडविल की 5 केसेस हैं। ऐसे ही इसमें गुडविल का कैसे ट्रीटमेंट करना है, इस टॉपिक को जब डिस्कस करूंगी तब बताऊंगी। फिर आता है रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज। ये बिल्कुल वैसा ही है, मैंने आपको बताया था ना, एक रिवैल्यूएशन अकाउंट चेंज इन PSR में आपने सीखा, वैसा ही एडमिशन में, वैसा ही रिटायरमेंट में, वैसा ही डेथ में, सेम वही तरीके से बनेगा। फिर आता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजर्व्स एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट।
सेम। अगर जिस डेट को पार्टनर रिटायर हो रहा है उससे पहले वो भी पार्टनर था, ABC 3 पार्टनर थे, तो यानी जिस डेट को रिटायरमेंट होगी उस डेट को जितना भी रिजर्व्स, प्रॉफिट, लॉसेस जो भी हैं उनके हकदार पहले वाले, रिटायरमेंट से पहले वाली चीजों के लिए रिटायरिंग पार्टनर भी हिस्सेदार है। तो ये उनकी ओल्ड रेशो है, ठीक है ना। तो इन तीनों में बटेगा, ये आप जानते हैं ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो। अब इस केस में ओल्ड पार्टनर 3 है, न्यू पार्टनर 2 रह गए, है ना, क्योंकि सिचुएशन रिटायरमेंट की है। तो वो ओल्ड पार्टनर्स में बचेगा ओल्ड रेशो में सारे रिजर्व्स, प्रॉफिट्स और लॉसेस। सेम, ये भी पार्ट आप जानते हैं करना। फिर आता है नेक्स्ट आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये भी आप जानते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस। अब इसके बाद कैपिटल एडजस्टमेंट थी पहले आपके सिलेबस में, अब हट गई है, तो वो पॉइंट मैंने यहां से हटा दिया है। तो कैपिटल एडजस्टमेंट के नहीं करने हैं हमें क्वेश्चन, लेकिन प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट हमारे सिलेबस में है। तो इन सब के बाद बैलेंस शीट कैसे बनाई जाती है, लेकिन बैलेंस शीट बनाने से पहले यहां पर आप जानते हैं आपको क्या बनाना होगा। बैलेंस शीट बनाने से पहले आपको कैपिटल अकाउंट्स बनाने होंगे, ये बात आप भी जानते हैं, ठीक है। अब इनका कैपिटल अकाउंट्स कैसे बनाए जाएंगे, थोड़ा सा लिटिल बिट चेंजेस हैं, जो भी हैं वो जब हम क्वेश्चन करेंगे तो क्वेश्चन के साथ साथ सीखेंगे स्टेप बाय स्टेप। अब आता है कि चैप्टर के ऊपर रिटायरमेंट एंड डेथ एक ही नाम, एक साथ है, ये चैप्टर कंबाइंड चैप्टर है। ऐसा क्यों बेटा? डेथ ऑफ अ पार्टनर में अभी तक जितने चीजें आपने पढ़ी हैं, सेम 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 सेम, सारे सेम पॉइंट्स ऐसे ही करने हैं एज इट इज। सिर्फ एक पॉइंट का फर्क है डेथ के केस में। वो क्या है? डेथ में कैलकुलेशन ऑफ डिसीज्ड पार्टनर, मरने वाले पार्टनर का शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ। अब इसको मैं अभी समझा नहीं रही हूं, इसको जब मैं रिटायरमेंट खत्म हो जाएगा उसके बाद इसको डिटेल में समझाऊंगी। अभी बस आप ये ध्यान रखेंगे कि डेथ के अंदर, डेथ के केस में सारे पॉइंट्स रिटायरमेंट जैसे हैं, सिर्फ एक नया पॉइंट ये है जिसको हम जब करेंगे तो इसको हम सीखेंगे। क्लास न्यूमेरिकल पार्ट स्टार्ट करने से पहले एक बार इसमें से जो हमारा डिलीटेड पार्ट है वो डिस्कस कर लेते हैं। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल इसमें नहीं है। प्रिपरेशन ऑफ लोन अकाउंट ऑफ द रिटायरिंग पार्टनर हमारे सिलेबस से हट गया है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमें नहीं करने हैं। प्रिपरेशन ऑफ डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड हिज एग्जीक्यूटर अकाउंट, ये अभी आपको समझ नहीं आएगा, ये पार्ट भी हमारा डिलीटेड है, ठीक है। ये चीजें डिलीटेड हैं। अब इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में न्यूमेरिकल स्टार्ट कर देंगे। थैंक यू बेटा।